अपना अपना भाग्य के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। आइए उनका परिचय देखें। श्री जैनेंद्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ जिले में कोड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ। जैनेंद्र जी की रचनाओं पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा। ये अहिंसावादी और दार्शनिक थे। मुख्य रूप से तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे हैं। सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास, साहित्य श्रेय और प्रेय, मंथन प्रसिद्ध निबंध संग्रह तथा फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों में कहानी कला को नया आयाम मिला है, जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। आइए अपना अपना भाग्य के पाठ के उद्देश्य को जानें। कहानी का उद्देश्य आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, मनुष्य की हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी का चित्रण करना है। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है तथा यह स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण मौज उड़ाते हैं। उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होता। आइए अपना अपना भाग्य पाठ को पढ़ें। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुझला कर कहा, चलिए भी। मित्र ने कहा, अरे ज़रा बैठो। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। यहाँ सनक का अर्थ है पागलपन। यहाँ लेखक और लेखक के मित्र जो हैं वह नैनीताल की यात्रा के लिए गए हुए हैं। यहाँ वह घूम कर थक कर खूब घूमे हैं और वह थक कर एक सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए हैं और नैनीताल की संध्या का आनंद ले रहे हैं। 15-10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ लेखक के मित्र जो हैं वह वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन लेखक को वहाँ से जाना है और उन्होंने उन्हें चलने के लिए कहा। यहाँ लेखक के मित्र ने उन्हें ज़रा बैठने के लिए कहा, लेकिन वो ज़रा शब्द जो था वह लेखक के लिए ज़रा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कुहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत में देखा, कोई 10-12 वर्ष का लड़का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है।
आंखें अच्छी, बड़ी, पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया। यहाँ पर लेखक और लेखक के मित्र जो थे, यहाँ बैठे नैनीताल की संध्या का आनंद ले रहे थे कि लेखक के मित्र ने कुछ हाथ की दूरी पर एक काली मूर्ति सी उनकी तरफ आती हुई देखी और उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक उनकी ओर आ रहा है। यहाँ हमने जो पढ़ा वह बालक का परिचय था। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। यहाँ पर लेखक के मित्र उस बालक के से वार्तालाप कर रहे हैं। वह उसके बारे में जानना चाहते हैं और वह आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेखक के मित्र ने उससे पूछा, कहाँ सोएगा? बालक ने कहा, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। लेखक के मित्र जानना चाहते थे, माँ बाप हैं? उसने कहा, हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? बालक ने कहा, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। लेखक के मित्र जानना चाहते थे कि आखिर वह कहाँ है। उन्होंने पूछा, कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, अर्थात लेखक को अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। वकील साहब। यहाँ पर लेखक के मित्र वकील साहब थे और वहाँ उनसे मिलने के लिए वह वहाँ पहुँचे, क्योंकि लेखक और लेखक के मित्र को बातचीत के दौरान यह पता चला था कि उन्हें एक नौकर की आवश्यकता है और इस लड़के को नौकरी की आवश्यकता है, और इसलिए सहायता देने के लिए वह उसे अपने वकील दोस्त के होटल पर लेकर चले गए। यहाँ वकील साहब अपने होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की जुझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। यहाँ पर लेखक के मित्र जो वकील बाबू थे, उन्होंने लेखक के मित्र से कहा कि वह फिर उनसे मिलने आए हैं, कोई ज़रूरी बात थी क्या? तब उन्होंने उससे कहा, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। अब वकील साहब ने पूछा, कहाँ से लाए इसे, आप जानते हैं? यहाँ लेखक के मित्र ने कहा, जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। यहाँ पर वकील साहब कहते हैं, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। वह उस लड़के की सहायता करना चाहते थे और इसलिए वकील साहब को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आप भी। यहाँ वकील साहब जो हैं वह कहते हैं, जी बस खूब है, ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। यहाँ लेखक के मित्र जो हैं वह
कह रहे थे, आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? अब वकील साहब कहते हैं, माने क्या खाक, आप भी? जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। यहाँ पर वकील साहब उसे स्वीकार नहीं करते नौकर के रूप में, और वह अपने कमरे में लौट जाते हैं। उस कमरे में लौट जाते हैं जिस कमरे का किराया रोज़ का 4 रुपया है। वहाँ वह जाकर फिर से सो जाते हैं। यहाँ देखिए, और वह 4 रुपया रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा। बालक को भी यह बात समझ में आ गई थी कि उसे नौकरी वकील साहब ने नहीं दी, और वह अब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह समझ गया था कि अब यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं है, और इसलिए वह वहाँ से आगे बढ़ गया। यहाँ लेखक और लेखक की मित्र की स्थिति भी बड़ी असमंजस में थी। अब उन्होंने मुड़कर क्या देखा कि बालक जो है वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। लेखक और लेखक के मित्र भी अपनी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यहाँ लेखक ने कहा, यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। इस वाक्य के द्वारा लेखक हमें, अर्थात यहाँ जैनेंद्र कुमार जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि आजकल के मनुष्यों की हृदयहीनता और संवेदन शून्यता का इस वाक्य के द्वारा हमें पता चलता है। साथ ही साथ जो दयालुता और परोपकार जैसे मूल्यों को भुला चुके हैं और दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने से कतराते हैं, यहाँ आज के समय के स्थिति को यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो, अर्थात बेहयाई अर्थात बेशर्मी कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग की किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पव में नहीं आया। अर्थात लेखक और लेखक के मित्र जो थे वह होटल डी पव में रुके थे। यहाँ हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। अर्थात यहाँ आज वह लेखक और लेखक के मित्र जो थे वह नैनीताल की सैर जो है उनकी ख़त्म करके वह लौटने को तैयार हो गए थे। हालांकि लड़का उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा था और ना ही वह पहुंचने वाला था, ना ही वह भी इंतज़ार कर रहे थे उसका। जब वो लोग मोटर में सवार होते हैं, जब लेखक और लेखक के मित्र नैनीताल से अपना नाता तोड़कर अपने फिर से लौट रहे थे, तब उन्होंने एक समाचार उन्हें मिला, और यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। अर्थात ठंड की वजह से वह बालक मर गया था। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। अर्थात आदमियों की दुनिया ने उसे मौत का उपहार दिया था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। यहाँ पर प्रकृति के बारे में बताया गया है कि इस मानव जगत ने तो उस लड़के की सहायता नहीं की, और इस बेहयाई, इस बेशर्मी को ढकने के लिए प्रकृति ने उसके ऊपर सफ़ेद चादर, एक कफन, ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। धन्यवाद।